गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 6 पढ़ा था, उसमें हमने जो हमारे मिश्रण को पृथक्करण की विधियाँ पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हम जो बाकी की दो विधियाँ थी, हमने जो दो विधियाँ पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी, होप आपको याद होगा कौन कौन सी विधियाँ पढ़ी थी हम लोगों ने। एक तो पढ़ी थी हमने अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण पढ़ा था पृथक्कारी कीप द्वारा, और दूसरा जो पढ़ा था वो ऊर्ध्वापतन के बारे में पढ़ा था पार्ट नंबर 6 में जो हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर जो हमारा 7 है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी कौन कौन सी विधियाँ पढ़ चुके हैं। हम वाष्पीकरण पढ़ चुके हैं, अपकेंद्रीकरण पढ़ चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। हमने जो पार्ट नंबर 6 में पृथक्कारी कीप और ऊर्ध्वापातन पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधि के बारे में, यानी इन दो मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये रही हमारा थ्योरी, ये हमको जो दिया हुआ है इसमें हमको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या काली स्याही में डाई का एक ही रंग होता है। जो हम काली स्याही देखते हैं, है ना, जो हम देखते हैं ना डाई रहता है काली कलर का, उसमें क्या एक ही कलर का होता है क्या, इसके बारे में हमको पता करना है। तो उसके लिए हमको एक क्रियाकलाप दे रखा है कि छानक पत्र में एक पतली सी परत लें, यानी कोई भी एक जो ऐसा पेपर है जिसमें हम किसी चीज़ को छान सके, जिसे हम बोलते हैं फिल्टर पेपर जैसे होता है। इस तरह से हमको क्या करना है, एक पतली सी परत लेनी है। किसकी, छानक पेपर जो उसका जैसे एक पतला सा हमने क्या ले ली, परत ले ली। ठीक है, और इसके निचले किनारे पर किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। अब क्या करनी है, जो छानक पेपर लिया है हमने उसमें क्या करना है, हमको स्केल से ड्रॉ करते हुए 3 सेंटीमीटर की क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस पर उस रेखा के नीचे के बीच में जल के घुलनशील काली स्याही की एक बिंदु रख दे। अब क्या है, जो हमने जल में घुलनशील ऑलरेडी काली स्याही ली हुई है ना, जो काली स्याही है उसका एक बिंदु हमको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में रख देना है। ठीक है, अब इसे सूखने दो, इसको क्या करना है, ड्राई होने देना है। उसके बाद क्या करना है, एक जार बीकर या परखनली में जल लें और इस छानत कागज को इस जल पर रखें। अब क्या करना है, जैसे ही क्या करा है, हमने जो पेपर लिया है उसमें हमने क्या करा, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची। उसके बाद क्या करा, सेंटर में जो ब्लैक स्याही थी हमारे पास उसकी एक ड्रॉप डाल दिए, और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको ड्राई होने दिया है। किस तरह से, इस तरह से करा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, या तो कोई परख नली हो या कोई कागज़ हो या जार हो या बीकर हो, उस पर क्या करना है, जिसमें क्या भरा हुआ, जल भरा हुआ हो, उसमें हमको क्या करना है, इसके ठीक सतह पर हमको क्या रख देना है, वो कागज़ रख देना है। जैसे आपको कागज़ दिख रहा है ना, तो ये एक जार दिख रहा है हमको एक तरह से, और उसके ठीक सतह पे हमने क्या रख दिया, वो कागज़ रख दिया है ना, जिस पे हमने क्या करा है, क्या किया, इस कागज़ पे हमने ब्लैक कलर की स्याही का एक ड्रॉप डाला है, उसको सूखने दिया था। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमको इसे शांत छोड़ देना है, बस रख कर इसे शांत छोड़ देना है। जैसे कि हमको इसको फिर डिस्टर्ब नहीं करना है, एक बार हमने रख दिया उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमको इसको रख देना है। जैसा ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखे, वैसे अवलोकन करें। अब क्या करा, जैसे ही तुमने क्या करा कि कोई ऐसे भरा हुआ जार है पूरा हमारा, ठीक है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ, इसके ऊपर हमने रख दिया फिल्टर पेपर हमारा। ठीक है, तो ये पानी ऊपर उठने लगेगा, वो कागज़ को भिगोने लगेगा, है ना। तो कागज़ को भिगोने लगेगा, तो कागज़ को भिगोते समय क्या करेगा, ये डिफरेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो उसकी स्याही होगी वो क्या करेगी, फैलने लगेगी, है ना। जो स्याही होगी वो क्या करेगी, फैलने लगेगी। और जो स्याही जो है वो जितने कलर्स में फैलेगी हमको पता चल जाएगा कि वो कितने कलर्स में क्या है, उस जो ब्लैक कलर की स्याही है उसमें उतने कलर मिले हुए हैं। जैसे एक बार मान लो, हम मान लेते हैं जैसे ये हमारा बीकर था, ये हमारा था फिल्टर पेपर। ठीक है, इस पर हमने डाली एक ब्लैक कलर की ड्रॉप। ठीक, अब जैसे ही पानी इसके संपर्क में आया, ये ड्रॉप क्या हो गई, बहने लगी, है ना। ये धीरे धीरे जाके क्या हो गए, हमको हल्का हल्का ब्लू कलर दिखा, फिर आगे जाने के बाद हल्का हल्का ब्राउन कलर दिखा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि ब्लैक कलर जो था स्याही का, उसमें ब्लैक कलर के अलावा क्या है, दूसरे कलर भी प्रेजेंट थे। तो इसके अगला आपको क्या बोल देंगे, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही के विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। यानी क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी एक काली स्याही जो है उसमें और दूसरी कौन कौन सी डाई है उसका पता कर रहे हैं। अब हमको क्या क्या पता चलेगा, तो इसके क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानन कागज़ पर क्या देखा,
अब जैसे जैसे क्या होगा, पानी ऊपर उठने लगेगा, वो क्या हो जाएगी, स्याही फैलने लगेगी। तो छानन कागज़ पर क्या दिखेगा हमको, काली डाई में और कौन कौन सी डाई प्रेजेंट है उसके बारे में दिखेगा। क्या आपने छानन कागज़ के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? ऑब्वियसली अगर डाई में दूसरे कलर मिले होंगे तो हमको दूसरे कलर दिखेंगे पानी में घुलने के बाद, यानी पानी के जैसे संपर्क में फिल्टर पेपर आएगा तो हमको क्या दिखने लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखने लगेंगे जो भी ब्लैक कलर की डाई में घुले हुए होंगे। आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानन का पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? अब क्या है, रंग के स्थान पर जो छानन कागज है वो ऊपर की ओर उठने का क्या कारण था? क्योंकि क्या हुआ, पानी जो है कागज का सरफेस पानी की सतह को क्या करेगा, आकर्षित कर रहा था, जिससे क्या हो गया, वो क्या होने लगा, जैसे ही कागज भीगा वो क्या हो गई, स्याही क्या हो गई, फैलने लगी। जैसा कि आप नॉर्मली भी करते हो, अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक कभी भीग जाती हैं, पानी वगैरह डूल जाएगा उस पर तो क्या हो जाएगा, स्याही फैल जाती है ना। तो इसी तरह से हमने इसमें किया, इस जो मेथड होती है इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। हाँ, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक डाई में प्रेजेंट दूसरी डाइयों के कलर जो हमको आंखों से यूँ नॉर्मली नहीं दिख रहे उनका पता कर सकते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में था। अब विलायक और विलय के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। विलायक क्या जो ज़्यादा मात्रा में था, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या था, जल था, और डाई कम मात्रा में, तो वो क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। जैसे ही जल छानन पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, हमने देखा ना यहाँ पे जो पानी था वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा था, है ना। ऊपर की ओर जैसे ही अग्रसर होता है यह डाई के कणों को भी अपने साथ में ले जाता है। ऑब्वियसली जब पानी में अगर कागज़ भीग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाई भी पानी के साथ जाने लगेगी, है ना। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है, और नॉर्मली जो डाई जो होती है वो क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, जो रंग वाला घटक जो है, यानी रंग जो है हमने जो ड्रॉप डाली थी, है ना, वो क्या है, जो जल में अधिक घुलनशील है, जैसे ही तेजी से ऊपर उठता है इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही कागज भीगा तो क्या हो गया, कलर अलग अलग हो गए, तो इसी तरह से रंगों का पृथक्करण जो होता है वो क्या होता है, संभव होता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। यानी मिश्रण में अलग अलग कलर्स को पता करने की विधि या उसके घटकों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। तो हमने जो पढ़ा अभी वो क्या था, एक क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल था। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, ग्रीक भाषा में क्रोमा क्या होता है, रंग होता है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इस विधि का सबसे पहले उपयोग क्या में किया गया था, कलर्स को अलग अलग करने में ही किया गया था, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हमको कैसे पता चलेगा, मतलब अगर एक ही स्याही में बहुत अलग अलग कलर है तो हम उसको कैसे पृथक कर सकेंगे, क्रोमेटोग्राफी की सहायता से पृथक कर सकते हैं। उसके अलावा इस विधि का उपयोग वो कहाँ कर सकते हैं, तो यह ऐसी विधि है जिसका प्रयोग अन्य उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए। यानी ये ऐसे केस में किया जाता है जब विलायक और विलेय, यानी जो हमारा विलायक होता है और जो विलेय होता है, दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो, लिक्विड हो, यानी क्या, द्रव्य हो। उस केस में हमको अलग करने में दिक्कत आएगी विलायक विलेय को, तो उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास भी हुआ है, यानी कि हम जो मेथड कर रहे हैं उसके अलावा भी क्रोमेटोग्राफी और दूसरी मेथड्स में भी उपयोग की जा रही है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी की और अलग अलग तकनीक्स क्या क्या उसके बारे में आप क्या पढ़ोगे, जो आपकी बाकी क्लासेस रहेगी, जो हायर क्लासेस रहेगी उसमें पढ़ेंगे आप। इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, यानी कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। डाई के रंगों को पृथक करने में, जो हमने अभी हाल पढ़ा कि डाई के रंग को पृथक करना हो तो हम किससे कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। उसके अलावा किस में कर सकते हैं, और प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में। जो प्राकृतिक रंग होते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, पिगमेंट्स को अलग करने में क्या हो जाए, इसका उपयोग किया जा सकता है। रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने में, जो खून होता है उसमें आपने सुना होगा डोपिंग टेस्ट, कभी आपने गलती से सुना हो, गेम में होता है डोपिंग टेस्ट होता है ना, यानी कि कोई अगर खिलाड़ी हो या कोई प्लेयर है जो अगर ड्रग्स लेता हो तो उसके लिए क्या करता है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा उसकी क्या कहती है, उसके ब्लड की जांच की जाती है ना। तो वो भी क्या होता है, इसी से पता चलता है क्रोमेटोग्राफी से कि रक्त में कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है। उसका भी पता कैसे चल सकता है, क्रोमेटोग्राफी से चलता है।
ठीक है, तो ये तो हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पढ़ना था वो किस बारे में पढ़नी थी हमको, कौन सी पृथक्करण विधि पढ़नी थी। अब जो पढ़नी है हमको वो आसवन विधि पढ़नी है। तो आसवन विधि के लिए हमको क्या एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब ऐसे द्रव जो आपस में पूरी तरह घुलनशील हो, इसमें तो विलायक, जो हमने अभी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी उसमें तो विलायक और विलेय का केस था, है ना, यानी एक कम मात्रा में था, एक ज़्यादा मात्रा में था। पर जो अब हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमको, ऐसे दो द्रव जो आपस में पूरी तरह घुलकर एक मिश्रण बनाते हो, तो उनको कैसे पृथक करेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करें। ये दिया है, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। उसके लिए भी हमको एक क्रियाकलाप दिया है, बोला ही हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। यानी क्या है, एसीटोन और जल क्या है, आपस में क्या हुआ है, मिले हुए हैं। अब इसको अलग अलग करना है। मिश्रण को आसन फ्लास्क में लें और इसे एक थर्मामीटर लगाएं। किस तरह से क्या करना है, मिश्रण को एक तरह से, एक आसन फ्लास्क होता है, ये जो मिश्रण है वो क्या है, जल और एसीटोन दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर जल और एसीटोन आपस में मिले हुए हैं और ये पूरा क्या है, एक आसन फ्लास्क है। इसमें हमको क्या करना है, मिश्रण को आसन फ्लास्क में लें और इसे एक थर्मामीटर लगाएं। इसको आसन फ्लास्क में ले लिया हमने और ये क्या लगा हुआ है, एक थर्मामीटर लगा हुआ है। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और कैसे करना है हमको पूरी मेथड, जैसे हमको इस तरह से बताया गया, इस तरह से हमको क्या करनी है, आसवन विधि करनी है। इससे हमको क्या करेंगे, हम दो घुलनशील द्रवों को क्या करेंगे, पृथक करने में हेल्प करेगी। हमको क्या करना है, इसके लिए मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। क्या करना है, जो मिश्रण हमने इस तरह से रखा हुआ है इस उपकरण में, इसको क्या करना है, धीरे धीरे गर्म करना है। और फिर हमको क्या करना है, सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। थर्मामीटर में किसका अवलोकन करेंगे हम, टेम्परेचर का, यानी तापमान का। एसीटोन वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जो एसीटोन जो होता है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। एसीटोन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो गर्ल्स को पता होगा कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसमें जो होता है वो एसीटोन ही होता है। नेल पेंट जो रिमूवर होता है उसमें जो होता है वो एसीटोन ही होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप बहुत सी बार देखोगे कि आप उसको खुला छोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो वाष्पीकृत हो जाता है। तो वही बोला है कि यहाँ पे एसीटोन जो होता है वो वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर क्या होता है, संघनन द्वारा बाहर निकलने पर इसकी बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, संघनित होकर, यानी क्या हो गया, एसीटोन वाष्पीकृत होता है, संघनित होकर क्या हो जाता है, इस फ्लास्क से होते हुए तो क्या इनमें चला जाता है, ये संघनित हो जाता है किसी बर्तन में, यानी वाष्पीकृत हुआ, इसकी बूंदें ऊपर उठी और क्या हो गया, फिर इससे होते हुए यहाँ चली गई। तो इसको इस तरह से संगणक द्वारा क्या कर सकते हैं, संघनित कर सकते हैं हम। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है और जल क्या रहेगा, यहीं पर शेष रह जाएगा, क्योंकि एसीटोन जो होता है वो बहुत कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वाष्पीकृत होकर इधर चला जाएगा और जल जो रहेगा वो यहीं रह जाएगा, ठीक है, आसवन फ्लास्क में ही रह जाएगा। अब क्या ये प्रैक्टिकल हो गया हमारा। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि दो घुलनशील द्रवों को अलग किस तरह से कर सकते हैं, हम आसवन विधि द्वारा कर सकते हैं। अब इसका क्या क्या देखा हमने, क्या अवलोकन करेंगे इस प्रैक्टिकल में। हम सबसे पहले देखेंगे जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं, क्या अवलोकित करेंगे आप कि टेम्परेचर चेंज होने लगेगा और जो एसीटोन था वो क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा। कुछ समय के लिए किस ताप पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। फिर देखना है हमको कि हम गर्म कर रहे हैं तो जैसे जैसे गर्म करेंगे थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है स्टेबल हो जाएगा, तो वो नोट करना है। फिर एसीटोन का कथनांक क्या होता है, एसीटोन का कथनांक क्या होता है, यानी कि आपको पता चलेगा कि एसीटोन क्या होगा, आपको गर्म करने पर किस ताप पे क्या हो जाएगा। क्वथनांक की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, आपको याद है, यहाँ पर बोला है ना कि क्वथनांक नोट करना है एसीटोन का। तो क्वथनांक की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जिस ताप पर क्या होगा, जो द्रव है हमारा वो क्या हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्वथनांक हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्वथनांक नोट करना है और दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों। फिर इस तरह से हम दोनों घटकों को पृथक कैसे कर पा रहे हैं जबकि घुलनशील है, तो वो भी क्यों होता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। मतलब इस तरह से हमको इस प्रैक्टिकल के बारे से पता चलेगा इन सब के बारे में। इस विधि को आसवन कहा जाता है। जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस विधि को कौन सी विधि कहलाती है, तो इसका उपयोग
वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। आसवन विधि है तो इसका हमने देखा कि इसको उपयोग कहीं में किया जाता है, मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी कि क्या है, ऑब्वियसली पहले लिक्विड है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अब उबलना स्टार्ट कर दे और बारीक नहीं टूटे, तो विघटित हुए बिना उबलते हैं। ऐसे मिश्रण में इसका उपयोग किया जाता है जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। और किन तत्वों में, जिनके जो होंगे, जो लिक्विड्स रहेंगे, उनके क्वथनांक अलग अलग हो, यानी एक पहले उबलना स्टार्ट करे तो दूसरा, एक का क्वथनांक कम हो तो दूसरे का क्वथनांक ज़्यादा हो, यानी एक पहले उबलना स्टार्ट करे तो एक बाद में करे। तो इस तरह से क्वथनांक में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अगर दोनों उबलना स्टार्ट करें तो पानी भी भाप बनता ही है हमारा, तो फिर हम चेंज कैसे, अलग अलग कैसे कर पाएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए क्या इनका उपयोग किस में किया जाता है, दो ऐसे पदार्थ में जिनके क्वथनांक क्या हो, अलग अलग हो। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, यानी ऐसे द्रव जो आपस में घुलनशील हो और जिनके क्वथनांक का अंतर क्या 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। यानी हमको अगर दो घुलनशील द्रव है तो उनमें भी ये देखना पड़ेगा कि उनके जो क्वथनांक है उसका अंतर कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम ही होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। जैसे हम क्या कर सकते हैं, वायु से हम क्या करते हैं, गैसों का पृथक्करण करते हैं, ऐसे ही पेट्रोलियम पदार्थ से क्या होते हैं, उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण करते हैं। तो ये सारी विधियाँ भी कर सकते हैं हम। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है ना। जो हमको वायु और पेट्रोलियम का करना, इसके लिए भी उपकरण क्या होता है, साधारण आसवन विधि जो रहती है उसी के समान होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। किस तरह से जो होता है, जैसे हम यहाँ पे बोला है ना, पेट्रोलियम और वायु को अलग करना, तो उसके लिए जो मेथड होती है वो इस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, इतना तो हम कर ही थे, पर इसमें एक बीच में क्या होता है, एक क्या होता है, आसवन फ्लास्क भी होता है, आसवन फ्लास्क। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये आसवन फ्लास्क और जो हमारा संगणक है उसमें के बीच में क्या है, एक प्रभाजी आसवन भी होता है। इसमें किसमें, जब पेट्रोलियम और गैसों से वायु को अलग करना होता है, यानी कि गैस, वायु में से गैसों को अलग करना होता है और पेट्रोलियम में से क्या करना होता है, उसके विभिन्न उत्पादों को पृथक करना होता है, तब भी प्रभाजी आसवन यूज़ की जाती है। पर उसमें क्या होता है, सिर्फ प्रभाजी आसवन में क्या हो रहा था, पहले हमने देखा था कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे थे, उसमें सिर्फ इस तरह से क्या कर रहे थे, एक आसवन ले रहे थे, एक संगणक ले रहे थे। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, आसवन संगणन के साथ एक प्रभाजी उपकरण भी होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग, इसका नाम क्या हो जाता है, प्रभाजी आसवन होता है। और जबकि इस नॉर्मल वाले का क्या कहते हैं, आसवन विधि, आसवन उपकरण कहते हैं इसको। ठीक है, साधारण प्रभाजी आसवन स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें हमको क्या करना है, पदार्थ को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो वाष्प बनेगा और सीधे चला जाएगा। पर क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम को गर्म करना है, वायु में से गैसों को गर्म करना है, तो इनका क्या होता है, इनको संग्रहित करने से पहले इनको ठंडा करना होता है। तो प्रभाजी उपकरण क्या हेल्प करता है कि क्या करता है, जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, जगह देता है कि जिससे वो ठंडी होकर फिर संघनित हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम प्रभाजी आसवन जो होता है, अगर पेट्रोलियम हुआ या वायु जैसी चीज़ों के लिए यूज़ करना हो तो उसमें क्या करते हैं, प्रभाजी स्तंभ का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो नेक्स्ट जो मेथड थी हमारी वो भी कंप्लीट कर ली। अब जो हमको पढ़नी है, यानी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधि। अब जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है क्रिस्टलीकरण और छानन विधि। तो ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।